वो पूरे 10 महीने बाद अलीगढ़ से लौटी थी। बड़े दिन की छुट्टियां गुजारने भी घर नहीं आई थी। अम्मा ने भी न बुलाया था। बड़ी चची के कई खत आए थे कि वो जरूर आए, और भी सब हालचाल लिखने वाली वही थी। अम्मा तो इतने दिनों से नाराज थी। इतनी मुद्दत में अम्मा ने एक भी खत न लिखा था। उन्हें खबर भी न थी कि वो जिससे नाराज हैं, वो रातों की तन्हाइयों में उनके दुखों को याद करके तड़पती है। वो अम्मा को एक लम्हे लम्हे के लिए भी अपने जहन से उतार न सकी थी। उसके बाद अगर कोई शिद्दत से याद आता तो वो बड़े चचा थे। गर्मा गर्म खबरें और असाधारण परिस्थितियां उनकी याद में इजाफा करते रहते। उसने बड़े चचा को कई खत भी लिखे, मगर जवाब का इंतजार ही रहा। तांगे से उतरकर वो सबसे पहले बड़ी चची से मिली और उस असीम खुशी को अपने सीने में समेटे अम्मा से लिपट गई और रो रो कर अम्मा का सीना तर कर दिया। घर का नक्शा कैसा बिगड़ा बिगड़ा लग रहा था। आंधियों और बारिशों ने दीवार का रंग चाट लिया था। कमरों की सफेदी पीली और मरीज मालूम हो रही थी। दालान के पर्दे कई जगह से फटकर लटक गए थे। करीमन बुआ अतीत की यादों के बोझ से कमर झुक कर चलने लगी थी और अम्मा के माथे के सामने बहुत से सफेद बाल झांकने लगे थे। बड़ी चची तो जीती जागती ताजिया थी और आंगन में पड़ी हुई लोहे की कुर्सी के पायों में जंग लग चुका था। छम्मी की लड़की हुई है। साजिदा का खत आया था। बड़ी चची ने खबर दी। ओह, प्यारी छम्मी अम्मा भी बन गई। वो खुशी से उछल पड़ी। पर उसकी बच्ची का टोपी कुर्ता लेकर कौन जाने वाला है? अब तो इस घर में सारी रस्में मर चुकी हैं। वो उदास हो गई। शकील की कोई खबर मिली बड़ी चची? आलिया ने पूछा। तुम्हारे जमील भैया ने लिखा था कि वो बड़े मजे में है। ढेरों कमाता है और उड़ाता है, किसी को याद नहीं करता। उसके लिए सब मर गए हैं। तुम्हारे जमील भैया बम्बई गए थे ना। शकील के नाम पर बड़ी चची की कुछ ऐसी हालत हो गई जैसे चिलचिलाती धूप में नंगे पांव चल रही हो। देखो, जिसने पैदा किया उसी को भूल गया। अकेले ऐश करता है। उन्होंने लंबी आंख खींची। एक वो भी जमाना था जब सारे छोटे सुबह उठकर अपने बड़ों को सलाम करते थे। जो कुछ था सब माँ बाप के हाथ में था। करीमन बुआ बड़बड़ाई। हाय, बड़ी चची कितनी मासूम है, आलिया सोच रही थी। भला जमील भैया उसे बंबई में क्यों तलाश करते फिरेंगे? पता नहीं शकील कहाँ होगा। फिर भी शुक्र है कि जमील भैया अपनी माँ का दिल रख रहे हैं। हाय, किस पत्थर का बना था शकील। ऊपर के कमरे की खिड़की खुली और नजमा फूफी का सर झांका। नजमा फूफी भी कैसे ढल गई थी। उसका जी चाहा कि उन्हें भी सलाम करे, मगर उन्होंने लिफ्ट ही न दी। उसकी तरफ देखा भी नहीं। नजमा फूफी को सलाम करने के लिए अब अंग्रेजी में एमए करना होगा। करीमन बुआ ने बड़े चाव से उसके लिए चाय तैयार की थी। इतनी मुद्दत बाद उनके हाथ के सूखे हुए पराठे खाने में बड़ा मजा आ रहा था। बड़े चचा कहाँ हैं? चाय पीने के बाद उसने पूछा। वहीं कहीं आजादी का झंडा गाड़ रहे होंगे, अम्मा ने त्योरियों पर बल डालकर कहा और बड़ी चची घबराकर इधर उधर देखने लगी। कहीं बाहर तो नहीं गए हैं? उसने फिर पूछा। वो उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। नहीं आलिया, यही है, बड़ी चची ने जवाब दिया। बस अब तुम जल्दी से नौकरी की दरखास्तें देने लगो। मैं भरपाई इन मुसीबतों से इस उजड़े घर में जाने किस तरह दिन गुजारे हैं, कभी पेट भर खाना न मिला। अम्मा ने बड़ी बेबाकी से कहा। उस वक्त वो बड़ी मगरूर नजर आ रही थी। अरे छोटी दुल्हन, मैंने तो अपनी जान से ज्यादा तुम्हारा ख्याल किया है। और बड़ी चची से कुछ कहते न बन पड़ रहा था। बस जनाब, आपके ख्याल का शुक्रिया। अब आप लोग मेरी जान बख्श दें और एहसान न जताएं। मुझे पता था कि एक दिन यही सुनना होगा। अम्मा, आलिया ने हैरान होकर अम्मा को पुकारा और बड़ी चची की तरफ देखकर सर झुका लिया। अभी तो इम्तहान का नतीजा भी न निकला। क्या यही सब कुछ सुनने के लिए उसने अपने पैरों पर खड़ा होना चाहा था? उसका जी चाहा कि अपने फेल होने की दुआएं मांगने लगे। बड़ी चची मुंह फेर कर दुपट्टे के पल्लू से आंखें पोंछ रही थी। इतनी मुद्दत बाद आलिया आई है, उससे बातें करो दुल्हन। वो जैसे रेंगती हुई उठी। सुबह से सारा काम पड़ा हुआ है, कुछ भी तो नहीं किया। खुदा जब देने पर आता है तो इतना बड़ा कलेजा दे देता है। वो चुपचाप बड़ी चची को जाता देखती रही। आलिया भी क्या खुदा आपको पास कर दे, आपके दिन फिरे। पुराना जमाना याद करती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। करीमन बुआ अपनी कहे जा रही थी। उन्होंने शायद अम्मा की बातें न सुनी थी। नल की मोटी सी धार पक्के फर्श पर तड़ तड़ गिरे जा रही थी और क्यारी में पानी रेंग रहा था। बाहर के खिले हुए सुर्ख पीले और ऊंदे फूल अब मुरझा चुके थे। हाय, अब मुझे कितना सुकून मिला है। अब हमारे दिन पलट जाएंगे। अम्मा बड़े शौक से आलिया को देखे जा रही थी। क्या आज उस कमरे में बड़ी चची जिंदगी भर का काम निपटा लेंगी? आलिया का ध्यान बड़ी चची में लगा हुआ था।
वो अम्मा की कोई बात न सुन रही थी। बड़े चचा आ गए। अम्मा ने नागवारी से दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और आलिया उनकी इस हरकत को नजरअंदाज करके उनकी तरफ लपकी। बहुत दिन बाद देखा है आपको बड़े चचा। वो उनसे लिपट गई। इम्तहान कैसा रहा? वो उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। बहुत अच्छा रहा, कामयाबी की पूरी उम्मीद है। फिर अब तुम इन बेकार दिनों में खूब पढ़ो। वो लाइब्रेरी को की चाबी अपने पास रख लो। वो अपनी शेरवानी की जेब टटोलने लगे। अभी गांधी जी की जीवनी मंगाई है, जरूर पढ़ो। अब आप इसे भी तबाह कर दीजिए बड़े भैया। मुझे बेवा करके आपको सब्र नहीं आया। मेरे पास कुछ भी न रहने दीजिए। अम्मा आज सबसे मुकाबला करने पर तुल गई थी। उनकी हालत तो कुछ ऐसी हो रही थी जैसे कमीने के हाथ पैसा आ गया हो। वो मैंने कहा, जमील की अम्मा कहाँ हो? 2 आदमियों का खाना पकेगा, जरा इंतजाम करा देना। बड़े चचा बौखलाकर बैठक में चले गए। जरूर पढ़ूंगी बड़े चचा, हाय कितनी अच्छी किताब होगी। आलिया ने अम्मा की परवाह न करते हुए कहा और थके कदमों ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर बोली, करीमन बुआ, आलिया बिटिया को दुआ कहो और कहो कि अल्लाह उन्हें कामयाब कर दे। बड़े भैया कहते थे कि पर्चे बहुत अच्छे हो गए हैं। इसरार मियाँ की आवाज घर में दाखिल हुई तो करीमन बुआ का चिमटा बड़े जोर से खड़का। इसरार मियाँ, कभी तो तुम चुप भी रहा करो। कोई भी मुबारक मौका हो तुम जरूर दखल दोगे। आलिया एक लम्हे को जैसे सीढ़ियों पर जमकर रह गई और फिर तेजी से अपने कमरे में चली गई। करीमन बुआ पेट की ऐसी मार पड़ी कि अब तुम जायकेदार चीजों का मजा तक भूल गई और तुम्हें सिर्फ बड़े सरकार मरहूम की हरामकारी के उस फल की कड़वाहट याद रह गई। तुम्हारी सारी जिंदगी की नाकामी और गुलामी दुश्मन बनकर इसरार मियाँ के पीछे पड़ गई है। अल्लाह, यह इसरार मियाँ के हिस्से की मौत किस कुत्ते बिल्ली को आ गई है? इतनी देर से पलकों में अटके हुए आंसू ढलक कर बिस्तर में सूख गए। बहुत दिन बाद जमील भैया का खत आया। बड़ी चची नन्ही सी चिड़िया की तरह हर तरफ फुदकती फिर रही थी और अम्मा बड़ी जिज्ञासा से आलिया की तरफ देखे जा रही थी। मगर आलिया को उस वक्त सारे जरूरी काम याद आ रहे थे। अम्मा की जिज्ञासा में जो भयानक इरादा झांक रहा था उसे वो अच्छी तरह जानती थी। अम्मा दादा की हवेली की मालकिन न बन सकी, जागीरदारनी न कहला सकी। अब वो भागते चोर की लंगोटी पर संतोष कर रही थी। और फिर जमील भैया तो सचमुच उन्हें अच्छे लगते थे। क्या मजे से अपने बाप का मुंह चिढ़ाकर अंग्रेजों को हार से बचाने के लिए दौड़ पड़े थे। आलिया बेटी, जरा एक बार फिर से खत पढ़ दो। अपनी आंखें तो अब काम नहीं देती। इतना पानी आता है कि सामने धुंध छा जाती है। बड़ी चची ने पानदान से खत निकालकर आलिया की तरफ बढ़ा दिया। मेरी प्यारी अम्मा, बहुत ही मसरूफियत की वजह से आपको खत न लिख सका, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं आपको भूल गया। अम्मा अब तो हर वक्त याद आती हैं। आलिया बीबी तो अब वापस आ चुकी होंगी। खुदा करे वो कामयाब हो जाएं। उन्हें तोहफे में देने के लिए मेरे पास क्या बचा है? और आलिया को ऐसा महसूस हुआ कि बाकी खत वो नहीं पढ़ सकेगी। उसके गले में कांटे चुभ रहे थे। बाकी खत हजारों खराबियों से पढ़ा गया। इस घर को छोड़कर फिर हम हमेशा के लिए घर से महरूम हो जाएंगे आलिया जान। बड़ी चची के उठते ही अम्मा ने आहिस्ते से कहा, अम्मा फिर मैं कहीं चली जाऊंगी। आप मुझे जहन्नुम में क्यों झोंकना चाहती हैं? आलिया ने स्वावलंबी लड़कियों के तेवर से अम्मा को देखा और फिर सर झुका लिया। ओहो, इस घर की दीवारों तक से लोना टपक रहा है। कितने बरस और यह घर अम्मा की जागीर बना रहेगा। अम्मा नाराज हुए बिना खामोशी से उसको देखा कि उनकी आंखों में नाकामियों का एहसास सिसकता हुआ मालूम हो रहा था। हवेली और जागीर से महरूम होने के बाद अब वो इस तुच्छ से मकान को भी अपना न बना सकती थी। यह आटा खाने के लायक है। लोरियां लगी हैं। अल्लाह, यह दिन भी दिखाना था कभी अपनी जमीनें सोना उगलती थी। करीमन बुआ आटा छानते हुए सूत जैसे बारीक बारीक कपड़े चुनकर फेंक रही थी। लंबी जंग ने साफ सुथरे गेहूं के एक एक दाने को तरसा दिया था। करीमन बुआ आए दिन पेचिश का शिकार रहती। अपनी हुकूमत जीत जाए तो करीमन बुआ सब कुछ खाने को मिलने लगेगा। सब हार गए हैं, बस एक जापान मुल्क ही तो रह गया है। अल्लाह जाने ये किस पत्थर के बने हैं। अम्मा ने करीमन बुआ को तसल्ली दी। बीता हुआ जमाना फिर नहीं आता छोटी दुल्हन। करीमन बुआ ने अपने हिसाब से बहुत बड़ी बात कहकर सबकी तरफ देखा और ठंडी सांस भरकर गुदे हुए आटे की लगन ढांक दी। जाने छम्मी बिटिया कैसी होंगी और शकील मियाँ। चुप भी रहो करीमन बुआ, शकील का जिक्र न किया करो। बड़ी चची सुनती है तो रोने बैठ जाती हैं। आलिया ने उन्हें टोक दिया। धोबन कपड़ों का गट्ठा उठाए अंदर आ गई तो बड़ी चची सभी के मैले कपड़े जमा करने लगी और धोबन फूली हुई सांसों को ठीक करती तख्त के पास जमीन पर फसकड़ा मारकर बैठ गई। ए छोटी दुल्हन, कलयुग है। धोबन ने हाथ फैला दिया। एक जरा सी तंबाकू तो खिला दीजिए, मुंह सूख रहा है। कैसा कलयुग?
अम्मा ने पान का टुकड़ा उसके हाथ पर रख दिया। वह जो हाजी साहब का लड़का जंग पर मारा गया था ना, उसकी बीवी किसी के साथ भाग गई। 3 साल हुए हाजी साहब के लौंडे को मरे। ऐसी शराफत से घर पड़ी रोया करती कि सब वाह करके रह जाते। किसी को क्या पता था कि ये गुण भरे हैं। गजब खुदा का, कहीं मिल जाए तो खोद कर दफना दे हरामजादी को। अम्मा ने बुरा सा मुंह बनाया। 14वीं सदी है। एक जमाना था कि 12-13 साल की लड़की बेवा होकर यूं ही बैठी रहती, कब्र के सिवा किसी दूसरे का मुंह न देखती। पर अब तो सब खत्म होता जा रहा है। सच कहा है बुजुर्गों ने कि 14वीं सदी में गाय गू खाएगी और कुंवारी बर मांगेगी। करीमन बुआ भी कहने से न रह सकी। करीमन बुआ या गाय माता की बात न किया करो, किसी हिंदू ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब वह भाईचारा नहीं रहा जिसे देखो पाकिस्तान के खिलाफ है। औरतें तक कहने सुनने से नहीं चुकती। हम तो चुपके से कपड़ों का गट्ठा उठा के चले आते हैं। अल्लाह बचाए इस कौम से। कानपुर में कैसे कैसे फसाद नहीं होते रहते। धोबन ने अपना सर थाम दिया। अपने कई रिश्तेदार कानपुर के फसाद में मर चुके हैं। सब ठीक है, जमाने बदल गए। करीमन बुआ जैसे इतनी बहुत सी बातों से ऊपर जूठे बर्तन समेटने लगी। सारी रात बारिश होती रही। छाछों पानी बरस गया। सुबह भी आसमान साफ न था। बादल के काले टुकड़े इधर उधर डोलते फिर रहे थे। आलिया ने खिड़की भिड़े हुए पट खोल दिए। सामने हाई के अहाते के पेड़ रात की बारिश से नहाकर खूब निखर गए थे और किसी पेड़ में छुपी हुई कोयल बराबर चीखे जा रही थी। गली में पड़ी हुई आमों की गुठलियों और छिलकों की महक हवा में रची हुई थी और अखबार बेचने वाला बड़ी तेजी से गली में चीखता गुजर रहा था। खौफनाक बम। जापान की कमर टूट गई। हिरोशिमा तबाह हो गया। दोस्त मुल्कों की जीत करीब है। आ गया आ गया। आज का अखबार हिरोशिमा। अच्छा, तो एक पूरा शहर एक बम से खत्म हो गया। और फिर उसके बाद क्या होगा? जमील भैया वापस आ जाएंगे। अंग्रेजों के खिलाफ प्रोपेगेंडा के सारे हथियार खत्म करके खाली खोली वापस आ जाएंगे। मगर वो बेचारे जो जंग की आग में जल मरे, अब उनके इंतजार करने वालों पर क्या गुजरेगी? इस सवाल का जवाब न पाकर आलिया बिस्तर से उठ पड़ी। आज उसे अखबार पढ़ने की सच्ची तलब सता रही थी। बड़े चचा बैठक में जा चुके थे और अखबार के पन्ने पलंग पर बिखरे पड़े थे। उसने बेताबी से अखबार के सारे पन्ने उठा लिए। हिरोशिमा में आग शोलों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अखबार रखकर वो गुमसुम सी बैठ गई। अल्लाह हुकूमतें शहरों को क्यों बनाती हैं? अल्लाह हुकूमतें शहरों को क्यों निशाना बनाती हैं? उनका क्या कसूर है? उन्हें क्यों मौत के घाट उतार दिया जाता है? मगर यह तो हमेशा से होता आया है। इतिहास कभी मुस्कुराएगा भी कि नहीं? एक एक शब्द खून की बूंद मालूम होता है। हिरोशिमा की आग में क्या कुछ न जल गया होता। पता नहीं लोग इस वक्त किस हालत में होंगे। वो इस वक्त जिंदगी के कितने बहुत से काम अंजाम देने की सोच रहे होंगे। वो क्या कुछ करने को घरों से निकले होंगे। और क्या पता उस वक्त भी बच्चे जापानी गुड़िया खरीदने किसी दुकान पर खड़े हों और उस वक्त अचानक खौफनाक बम का धमाका हुआ होगा और जल्दी जल्दी चाय पी लो आलिया बिटिया, स्कूल का तांगा आने वाला होगा। यूं ही बैठी क्या सोच रही हो? करीमन बुआ ने टोका तो वह जल्दी से चाय पीने बैठ गई। अभी तो उसे तैयार भी होना था। जापान भी हारने वाला है। उनका एक पूरा का पूरा शहर तो तबाह हो गया। गुसल खाने से निकलकर अम्मा ने बड़े इत्मीनान और सुकून से खबर सुनाई। जी हाँ। चाय पीकर वो आंगन में आ गई। बड़ी चची नल के पास बैठी हाथ मुंह धो रही थी। क्यारी में सारे पौधे बारिश के बोझ से दबकर जमीन पर झुक गए थे। कपड़े बदलकर वो बाल ठीक कर रही थी कि बाहर से आवाज आई। उस्तानी जी, तांगा आ गया है। बुरका हाथ पर डाले जब वो सीढ़ियां तय करने लगी तो आगे आगे नजमा फूफी बहुत ऊंची एड़ियों की सैंडल पर झूमती उतर रही थी। उस्तानी जी, तांगा आ गया है, नजमा फूफी ने गर्दन घुमाकर कहा। उनके होठों पर कैसी व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट थी। हम दोनों एक ही काम करते हैं, मगर आप लेक्चरर कही जाती हैं और मैं उस्तानी। यह फर्क अगर न भी मिटे तो क्या कयामत आ जाएगी नजमा फूफी? आलिया ने तल्खी से जवाब दिया। वाह, क्या फर्क मिट भी कैसे सकता है? क्या तुमने इंग्लिश में एमए किया है? गधे और घोड़े में कोई फर्क तो जरूर होता है। नजमा फूफी चाय पीने के लिए बैठ गई। उस्तानी जी, कॉलेज से तांगा आया है, बाहर से आवाज आई। तांगे वालों के लिए हम और आप दोनों बराबर हैं। आलिया जोर से हंसी। आप उन्हें समझाती क्यों नहीं? वो तांगे पर जा बैठी। नजमा फूफी क्या कह रही थी उसने सुना नहीं। स्कूल से वापस आने पर आलिया ने देखा कि आंगन में कोई खड़ा है। वो पीछे से पहचान न सकी, मगर जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी तो छम्मी पलट कर उसे लिपट गई। अरे छम्मी, तुम आ गई? आलिया उसे जोर जोर से खींच रही थी। अरे वो बरामदे में कौन लेटा है खटोले पर?